हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका वेलकम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये जो हम लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए केमिस्ट्री का लेक्चर है और क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं रेलवे ग्रुप डी, एमटीएस और एसएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, उन सारे बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो भी हमें टॉपिक डिस्कस करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, परमाणु संरचना के बारे में, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये भी जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद में हमें कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बताना है, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताने हैं, क्योंकि परमाणु संरचना एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं। तो थ्योरी क्लास को अटेंड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे लेक्चर को वॉच नहीं किया है तो एंड तक थ्योरी क्लास को ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि जब तक आप अटेंड नहीं करेंगे तो आपकी कोई भी डाउट क्लियर नहीं होंगे। और किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी डाउट रह जाता है, कोई क्वेरीज रह जाता है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाएं और वहां पर ज़रूर शेयर करें, ताकि हम आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो सर्वप्रथम पहले भारतीय जो विद्वान थे जिनका नाम था कणाद ऋषि, यहाँ पर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। कणाद ऋषि के बारे में, जो कि भारत के ही विद्वान थे, इन्होंने परमाणु संरचना के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। उसके बाद में जो साइंटिस्ट है जिनका नाम था जॉन डाल्टन, ये एक साइंटिस्ट थे जो कि परमाणु संरचना की जानकारी फर्स्ट टाइम दिया था, पहली बार ही दिया था। और इन्होंने जो परमाणु संरचना को बताया था वो एक तरह से ये बताया था कि जो परमाणु संरचना, परमाणु है वो एक अविभाज्य है, यानी कि हम उसे डिवीज़न नहीं कर सकते हैं। और डाल्टन को ही भारत में सबसे पहले जनक माना जाता है जो परमाणु संरचना के बारे में, क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज़्यादा विस्तृत जानकारी जो दी थी परमाणु संरचना के बारे में, वो सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। तो इसी वजह से इनको ये जो परमाणु संरचना का जनक माना जाता है। और इन्होंने बताया था कि जो परमाणु है वो एक अविभाज्य है। लेकिन डाल्टन के अनुसार परमाणु जो अविभाज्य बताया था, लेकिन उसमें क्या है कि परमाणु जो कई सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और भी बहुत सारे हैं, पॉजिट्रॉन है, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं पॉजिट्रॉन है, इन सब से मिलकर मेसॉन है, और बोसॉन है। ये हम आपको एक एक डिटेल में बताएंगे, किसने बोसॉन की खोज की, मेसॉन की खोज की, पॉजिट्रॉन कहाँ से आया। तो ये पाई है, ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, बोसॉन, ये इन्हीं सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर, इन्होंने बताया था कि इन्हीं से मिलकर ये हमारा परमाणु बना था। लेकिन उन्होंने ये डिवाइड नहीं किया था कि हमारे अस्थाई कौन से हैं, अस्थाई मूल कण कौन से हैं। तो ये सिर्फ इन्होंने इतना ही डिस्कस किया था कि इतने ही कणों से, सूक्ष्म कणों से क्योंकि मिलकर बना था, जिसके कारण से जो हमारा परमाणु संरचना का विकास हुआ था। अब परमाणु के नाभिक में यहाँ पर आपको और थोड़ा सा डिटेल में जाना है। जो हमारा न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस हम मान लेते हैं, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इन्होंने बताया था कि जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस को हम नाभिक बोलते हैं हिंदी में। और जो इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं तो इन्हीं का जो कॉम्बिनेशन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो आपको कहीं पर भी ऐसा आ जाता है तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि न्यूक्लियस को हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी कहते हैं। और जो बाहर, ये जो नाभिक के जो बाहर आपका सेल बना होता है, इसको बोलते हैं कक्षा।
इंग्लिश में आप इसे सेल कह सकते हैं। तो कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें निगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या करता है, कक्षा के बाहर चक्कर लगाता है। और प्रोटॉन में आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये आपको अभी बताएंगे। प्रोटॉन ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी कारण से जो हम बोलते हैं परमाणु में, तो नाभिक को हम कह सकते हैं कि नाभिक एक धन आवेशित है। ये धन आवेशित होता है इसी वजह से। क्योंकि प्रोटॉन इसमें पॉजिटिव है, इस वजह से हम इसे कह सकते हैं कि नाभिक धन आवेशित होता है। अब इसके बाद में हमें पता होना चाहिए कि परमाणु क्या होते हैं और अणु क्या होते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थोड़ा सा बना रहता है। परमाणु, इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में एटम्स। परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। यानी कि परमाणु एक ऐसा छोटा, जैसे कि मैंने बताया सोडियम का कोई परमाणु मैंने ले लिया, ये क्लोरीन से रिएक्शन करके एक NaCl का निर्माण करता है, तो ये एक परमाणु बन जाता है। इसी तरह से मैंने ये बताया कि जो परमाणु तत्व का, किसी भी तत्व का एक ऐसा छोटा सा छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया मतलब रिएक्शन करा सकता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। इसको अगर हम खुला छोड़ देते हैं, क्लोरीन गैस को मान लेते हैं या सोडियम को खुला छोड़ देते हैं, ये स्वतंत्रता नहीं है इसमें, यानी कि स्वतंत्र अवस्था में फ्री नहीं रह सकता है। लेकिन जो अणु है, इसको हम जो अणु बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये जो अणु है, ये भी यौगिक का या तत्व का एक ऐसा छोटा सा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ये अणु कहलाता है। यानी कि जो अणु है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन दूसरे से वो रिएक्शन कर सकता है, लेकिन अणु नहीं कर सकता है। ये तितर बितर हो जाता है, स्वतंत्र अवस्था में भग जाता है। यानी कि जो अणु है वो मॉलिक्यूल्स, इसी को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब मैंने बताया था फंडामेंटल्स पार्टिकल, यहाँ पर एक टॉपिक का नाम मैंने वहाँ पर मेंशन किया है, जिसका नाम है फंडामेंटल्स पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम बोलते हैं मूल कण, इन्हीं को हम बोलते हैं मूल कण, या आप कह सकते हैं मौलिक कण। इनको हम मौलिक कण भी बोलते हैं। मूल कण और मौलिक कण में कोई अंतर नहीं है, इन्हीं को हम मूल कण भी बोलते हैं और मौलिक कण भी बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो मूल कण होते हैं, यानी कि जिन कणों का निर्माण किसी अन्य कण से नहीं हुआ है, यानी कि ऐसे कण जिनका निर्माण किसी दूसरे कण से नहीं हुआ है, वही आपके मूल कण हैं। जैसे कि मूल कण दो तरह के होते हैं, एक स्थायी होता है और दूसरा अस्थायी होता है। अब स्थायी और अस्थायी में क्या अंतर है? स्थायी में जैसे कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, ये आपके स्थायी हैं मूल कण, क्योंकि इसमें हमें पता है कि परमाणु में, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर कक्षा में चक्कर लगा रहा है। लेकिन जो अस्थायी कण है, जैसे कि पॉजिट्रॉन है, यहाँ पर ये जो आपका पॉजिट्रॉन है और मेसान है, कई सारे मैंने आपको बताए थे, पाई है या बोसान है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये जितने भी आपको मैंने कण बताए हैं मौलिक कण, ये अस्थायी कण हैं। बस इतना ही अंतर है फंडामेंटल पार्टिकल्स में। अब मैंने आपको एक टॉपिक और बताया था कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस हमें करना है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि परमाणु होता है तो एक गोलाकार होता है, ये यहाँ पर आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये आपको लर्न करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि परमाणु संरचना से रिलेटेड
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन और आप कई सारे बुकों को ले करके मैंने मर्ज करके यहाँ पर से शॉर्ट नोट्स दिए हैं, तो आप इनको ज़रूर ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इससे ज़्यादा और भी किसी बुक में नहीं मेंशन है। बहुत ही अच्छा आपको मैंने यहाँ पर प्रोवाइड भी किया है, ताकि आपको कोई भी डाउट आपके माइंड में ना बचे। जैसे कि मैंने बताया पहला पॉइंट आपको कि परमाणु का जो आकार है वो एक गोलाकार है। इसमें ये मैंने सर्किल भी बनाया हुआ है, और ये आपको कह सकते हैं कि ये नाभिक है। यहाँ पर मैंने प्लस का चार्ज इसलिए लगाया है क्योंकि धन आवेशित होता है, और इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर कक्षा में चक्कर लगाते हैं, सेल में चक्कर लगाते हैं। परमाणु के जो केंद्र है इसी को हम केंद्र कहते हैं, यानी कि जो सर्किल है ये हमारा केंद्र कहता है। इसी को मैंने आपको बताया था कि इसको हम बोलते हैं नाभिक बोलते हैं, और ये भी बताया था कि ये धन आवेशित होता है। इसका जो पूरा द्रव्यमान है, यानी कि इसका जो वेट है परमाणु का, क्योंकि कोई ना कोई परमाणु है तो उसका वेट होगा, यानी कि भार होगा, भार भी कह सकते हैं, या आप कुल द्रव्यमान भी कह सकते हैं। तो इसका जो कुल द्रव्यमान होता है वो नाभिक में ही रहता है, यानी कि नाभिक में ही उपस्थित रहता है। अब जो हमारा नाभिक की खोज की थी, ये जो नाभिक हमारा आया कहाँ से आया, तो नाभिक की जो खोज की थी, अब इसी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि नाभिक की खोज किसने की थी। नाभिक की खोज जो की थी उनका वैज्ञानिक का नाम था रदरफोर्ड। बहुत जगह किताबों में लिखा हुआ है, दूसरा कुछ लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन की खोज उसमें लिखा हुआ है कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, लेकिन नहीं, यहाँ पर नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया हुआ है। आप कई सारी बुकों में सर्च करेंगे तो नाभिक की खोज को ही दिया गया है रदरफोर्ड से, यानी कि जो रदरफोर्ड जो थे वो नाभिक की खोज किया था। और नाभिक के अंदर मैंने बताया था आपको कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। यहाँ पर प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इन्हीं को हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं, या न्यूक्लियन बोलते हैं नाभिक को, न्यूक्लियस बोलते हैं इसको नाभिक को। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उनको हम न्यूक्लियंस बोलते हैं। अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो नाभिक के अंदर जो पाए जाने वाले कणों को सामूहिक जो है उनको हम न्यूक्लियंस कहते हैं। ये मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियंस में नहीं आता है, ये कक्षा के बाहर चक्कर लगाता है। अब जो परमाणु की त्रिज्या है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये परमाणु से रिलेटेड आपको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो एंगस्ट्रॉम में नापी जाती है। एंगस्ट्रॉम को हम ऐसे लिखते हैं। और एक कंडीशन और है, और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, हमें यूनिट जो पता होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ये परमाणु की त्रिज्या अगर आपसे कोई पूछता है तो आप यही टिक कर सकते हैं, 10⁻⁻10 मीटर। किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 10⁻⁻10 मीटर दिया होगा, और कहीं पर आपको 1 एंगस्ट्रॉम भी दिया होगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल में ही परमाणु की त्रिज्या होती है। अब इसके बाद में जो नाभिक की त्रिज्या होती है उसको हम फर्मी से नापते हैं। फर्मी, इसको हम फर्मी ऐसे लिख सकते हैं, या स्मॉल f लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको नोट करना है, जो परमाणु की त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से 10⁵ गुना, या आप कह सकते हैं 1,00,000 गुना, 1,00,000 गुना अधिक होती है, अधिक होती है। 10⁵ गुना अधिक होती है। ये परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो 10⁵ गुना अधिक होती है। अब आपको जो पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, पॉजिट्रॉन्स क्या होते हैं,
और उसके बाद में इनकी खोज किसने की थी, ये सारा टॉपिक जो आपको, क्योंकि काफ़ी लेंदी आपका लेक्चर बन रहा है, तो ये आपको जितना भी टॉपिक बचा हुआ है, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, मेसॉन की खोज किसने की थी, इनका द्रव्यमान कितना होता है, इनका आवेश क्या होता है, और जो भी डाउट है, जो भी क्लेरिफिकेशन है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। तो यहाँ तक की जो हमारी लेक्चर है, यहाँ तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। और आप सारे लोग हमारे लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम बेहतर जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।